नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी अफेयर्स में। हमारे देश का जो रिजर्व बैंक है, सेंट्रल बैंक जिसे हम कहते हैं अपने देश का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके जो गवर्नर हैं हमारे शक्तिकांता दास जी, उनको दिया गया है गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड। ये गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसके द्वारा दिया गया है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। इन्हें क्यों दिया गया है गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड, इसके बारे में भी हम विस्तार से बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चीज जो हमें समझनी है वो ये है कि जो ये गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है शक्तिकांता दास जी को, वो इसलिए दिया गया है क्योंकि इनको चुना गया है पूरी दुनिया में जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं। पहली बात समझिए कि हर एक बैंक का अपना एक सेंट्रल बैंक होता है। जैसे कि हमारे देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, अमेरिका में उसे फेडरल रिजर्व कहा जाता है, जिसे कि फेड कहते हैं। ठीक इसी तरीके से हर एक कंट्री का अपना क्या होता है, सेंट्रल बैंक होता है, जो कि वहां पे उस कंट्री के अंदर में जितने भी बैंक्स होते हैं उन सभी को रेगुलेट करने का काम करता है कि वहां पर रेपो रेट्स क्या होंगे, क्या भी इंटरेस्ट रेट्स क्या होंगे, मॉनेटरी से रिलेटेड क्या पॉलिसीज होंगी और उनकी देखरेख कैसे होगी। तो ये सब काम सेंट्रल बैंक के द्वारा किया जाता है। हर एक सेंट्रल बैंक का एक गवर्नर होता है जो कि उसको चलाने का काम करता है। ठीक, तो अब हर एक बैंक, हर एक सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर्स होते हैं उनमें से हर साल एक व्यक्ति को, एक गवर्नर को चुना जाता है गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड। किस लिए? उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए कि हाँ उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया तो उनको हम गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड दे सकते हैं। तो इस बार जिनको चुना गया है उनका नाम है हमारे देश के गवर्नर शक्तिकांता दास जी। जब इनकी नियुक्ति हुई थी आरबीआई के गवर्नर के पद पे तो बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म इनको फेस करना पड़ा था। लोगों ने ये तक कहा था कि ये व्यक्ति जो कि एमएससी से ग्रेजुएशन, हिस्ट्री से ग्रेजुएशन किया हुआ व्यक्ति है, वो इकोनॉमिक्स को कैसे जान पाएगा, वो इकोनॉमी को कैसे चला पाएगा। लेकिन जिस तरीके का कार्य इन्होंने करके दिखाया है उससे ये सिद्ध होता है कि इनके अंदर बहुत ही ज्यादा काबिलियत है और काफी अच्छे से ये देश को आगे, आरबीआई को आगे गवर्नर के पद पे रहते हुए संभाल सकते हैं और कार्य कर सकते हैं। तो हम इनके बारे में चलिए डिटेल से जानते हैं कि किनके द्वारा ये अवार्ड दिया गया है और ये अवार्ड्स इनको क्यों दिया गया है। तो सबसे पहली चीज जो है वो ये है कि इनको जो ये गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है वो सेंट्रल बैंकिंग, सबसे पहली चीज समझिए, सेंट्रल बैंकिंग पब्लिकेशन के द्वारा, सेंट्रल बैंकिंग पब्लिकेशन के द्वारा दिया गया है। सेंट्रल बैंकिंग पब्लिकेशन जो है वो एक तरीके से फाइनेंशियल पब्लिशर है, या फिर जो भी हम एक तरीके से कह सकते हैं कि पब्लिक पॉलिसीज होती हैं और फाइनेंशियल मार्केट्स जो होते हैं उसमें अपने एक्सपर्टीज रखता है, स्पेशलाइजेशन रखता है, और वो साथ ही साथ पूरी दुनिया में निगरानी करता रहता है कि कहाँ पे कौन सा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कौन सा सेंट्रल बैंक किस तरीके का काम कर रहा है, और इस चीज को वो कंटिन्यूअसली ध्यान देता रहता है। तो दो चीजें हैं, एक तो सेंट्रल बैंक हो गया और एक है गवर्नर ऑफ द सेंट्रल बैंक। ठीक, तो हर एक सेंट्रल बैंक को भी ये चुनता है कि सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किसने किया है। तो इस बार जो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस करने वाला सेंट्रल बैंक रहा है वो रहा है यूक्रेन का सेंट्रल बैंक। अब समझिए बात को, यूक्रेन के सेंट्रल बैंक को इसलिए ये अवार्ड दिया गया है क्योंकि जब से रसिया और यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ है तो यूक्रेन की जो इकोनॉमी है वो पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है, बहुत ज्यादा उनको नुकसान हुआ है। फिर भी जो वहां का सेंट्रल बैंक है उसने बहुत ही अच्छे से संभाला हुआ है अपने कंट्री को और बहुत ही अच्छे से वहां पे मॉनेटरी पॉलिसीज को बनाया है। इसलिए बेस्ट सेंट्रल बैंक का अवार्ड किसको दिया गया है, या फिर सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है यूक्रेन के सेंट्रल बैंक को। वहीं पे जो गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड है, यानी कि पूरी दुनिया में जो सेंट्रल बैंक्स हैं उनके गवर्नर्स में से जो सबसे बेस्ट काम करके दिखाया है जिसने, उनका नाम है शक्तिकांता दास जी। उन्होंने ये काम मतलब एक तरीके से जो अच्छे काम किए हैं कोविड के पैंडेमिक के दौरान और रसिया यूक्रेन वॉर के दौरान, उसकी वजह से इनको दिया गया है गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड। अब एक बात को समझिए, जब से इनकी नियुक्ति हुई है उसके बाद से इंडिया ने काफी ज्यादा चैलेंजेस फेस किए हैं, पूरी दुनिया ने काफी ज्यादा चैलेंजेस फेस किए हैं। सबसे पहली चीज, कोविड 19 का पैंडेमिक आ गया। कोविड 19 का पैंडेमिक जैसे ही खत्म लगभग लगभग हुआ था कि उसके तुरंत बाद क्या हुआ, उसके तुरंत बाद रसिया और यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हो गया। ये जो सेंट्रल बैंकिंग पब्लिकेशन है इसने ये कहा है कि जिस तरीके से आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांता दास जी ने कोविड के दौरान अपने एक तरीके से आरबीआई की पॉलिसीज बनाई और जिस तरीके से टैकल किया वो काबिले तारीफ है, और इसी वजह से हम इनको अवार्ड देते हैं। क्या किया ऐसा शक्तिकांता दास जी ने कोविड के दौरान, उसके बारे में भी हम चलिए आगे विस्तार से चर्चा करते हैं। एक चीज जो आपको सबको पता होगी वो होती है रेट, रेपो रेट। रेपो रेट यानी कि बैंकिंग सिस्टम में, फाइनेंशियल सिस्टम में बहुत बड़ा एक चीज माना जाता है, की पॉइंट माना जाता है रेपो रेट, कि हमारी रेपो रेट क्या है। एक्चुअल में जब बैंक कोई भी चीज डिसाइड करता है,
या फिर ये डिसाइड करता है कि दूसरे बैंकों को इंटरेस्ट रेट्स किस हिसाब से डिसाइड किए जाएंगे, कितने पे इंटरेस्ट रेट्स पे लोन दिए जाएंगे। अब आप बात को समझिए कि जब हमारा कोई भी बैंक है, मान लीजिए कि एसबीआई हो गया, या फिर आईसीआईसीआई बैंक हो गया, या फिर हमारा एचडीएफसी बैंक हो गया, कोई भी बैंक है, अगर इन बैंकों को पैसे की जरूरत है तो ये क्या करते हैं, ये पैसा लेने जाते हैं आरबीआई के पास। जैसे हम बैंकों से जाकर के लोन लेते हैं, मान लीजिए मैं ये पर्सन हो गया, मुझे पैसे की जरूरत है तो मैं जाऊंगा किसके पास, एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, किसी भी बैंक के पास चला जाऊंगा और बोलूंगा कि मुझे लोन चाहिए, पैसा मुझे दे दो, या फिर मुझे पैसा डिपॉजिट करना है। दो चीजें हैं, या तो मुझे डिपॉजिट करना है पैसा यानी कि जमा करना है, या तो मुझे लोन चाहिए। तो भी मैं बैंक, दोनों ही केसेस में मैं बैंक के पास जाऊंगा कि मुझे या तो लोन दे दो या डिपॉजिट करना है तो मेरा पैसा रख लो। दोनों ही केसेस में अगर मैं लोन ले रहा हूं तो मुझे इंटरेस्ट पेमेंट करना होगा, और अगर मैं पैसा जमा कर रहा हूं तो बैंक मुझे इंटरेस्ट देगा यानी कि ब्याज देगा। उसी तरीके से ये जो बैंक्स हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, आईडी आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, जितने भी बैंक्स हैं वो जाते हैं आरबीआई के पास कि अगर इनको पैसे की जरूरत है, पैसे की कमी है इनको, तो ये जाएंगे आरबीआई के पास और आरबीआई से कहेंगे कि हमें आप लोन दे दो, और या तो फिर हमारे पास ज्यादा पैसा है तो आप इसको डिपॉजिट कर लो, उस पर हमें इंटरेस्ट देते रहना। तो जिस इंटरेस्ट पे ये लोन देती है कौन, आरबीआई, इन बैंकों को, उसे कहा जाता है रेपो रेट। ओके, अब ये समझिए बात को, इस रेपो रेट से ही डिसाइड होता है कि बैंक या फिर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो मार्केट में किस रेट पे बैंक ब्याज लेंगे, जो भी लोन प्रोवाइड करेंगे या फिर जो भी डिपॉजिट्स होगा उसके हिसाब से। जो आइडियल कंडीशन है या फिर इंडिया के अंदर जिस आइडियल कंडीशन को फॉलो किया जाता है वो ये है कि 2% से लेकर के 6% तक अगर आपका, 2% से लेकर के 6% तक अगर आपका रेपो रेट है तो वो बहुत अच्छा है। 2 से ±6 की बात की जाती है, यानी 2 से 6 के बीच में ही होना चाहिए आपका रेपो रेट। अगर 6 से ऊपर चला गया और 2 से नीचे चला गया तो भी दिक्कत है। इक्वल, एक चीज समझिए बात को, जब भी कभी महंगाई बढ़ने लगती है, इन्फ्लेशन बढ़ने लगता है, अगर महंगाई बढ़ेगी तो क्या होगा, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए बैंक को अपने रेपो रेट्स को बढ़ाना होता है। रेपो रेट्स को बढ़ाने से क्या फायदा होता है, अब बात को समझिए। महंगाई बढ़ी, महंगाई क्यों बढ़ी, महंगाई इसलिए बढ़ी क्योंकि मार्केट में लिक्विडिटी बहुत ज्यादा हो गई। लिक्विडिटी से मतलब क्या है, लिक्विडिटी से सीधा सा मतलब यह है कि लोगों के जेब में पैसा बहुत ज्यादा है, और बहुत ज्यादा पैसा है तो वो उलूल जुलूल कीमत दे करके सामान को खरीदना चाहते हैं। मार्केट में सामान कम है, पैसा ज्यादा है, यानी कि डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। ऐसे में क्या होगा, महंगाई बढ़ जाएगी। अब जब महंगाई बढ़ रही है क्योंकि मार्केट में लिक्विडिटी ज्यादा है, तो कंट्री को क्या करना होगा कि लोगों के जेब से पैसा अपने पास ले आओ। उनके पास पैसा कम रहेगा तो खर्च थोड़ा कम करेंगे, उससे महंगाई कंट्रोल में आएगी। तो जब भी कभी रेपो रेट को इंक्रीज किया जाता है तो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। वहीं पे जब ग्रोथ को बढ़ाना होता है, यानी ग्रोथ का मतलब समझिए कि ग्रोथ को अगर बढ़ाना है आपको तो क्या करना होगा, आपको रेपो रेट को कम करना होगा। रेपो रेट को कम करने से ग्रोथ कैसे बढ़ जाएगी, ग्रोथ इस तरीके से बढ़ जाएगी कि अगर आपका रेपो रेट कम है तो क्या होगा, आपको लोन कम ब्याज पर मिलेगा। जब आपको लोन कम ब्याज पर मिलेगा तो आप क्या करेंगे, उस लिए हुए लोन से खर्च करेंगे। अब जब पैसा आप खर्च करेंगे तो कुछ सामान खरीदेंगे या फिर कुछ सर्विसेज का उपयोग में करेंगे। इससे क्या होगा, गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्शन है कंट्री के अंदर में वो बढ़ जाएगा, यानी कि सब चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ग्रोथ, महंगाई और रेपो रेट, ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अगर रेपो रेट बढ़ रहा है मतलब सरकार क्या कर रही है, महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। अगर रेपो रेट को घटाया जा रहा है तो क्या कर रही है सरकार, ग्रोथ को बढ़ावा दे रही है, महंगाई को थोड़ा सा, इन्फ्लेशन को निग्लेक्ट करने की कोशिश कर रही है। तो ऐसा ही कुछ हुआ था 2022 में। आप समझिए 2022 में कोविड धीरे 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 खत्म होने लगा और उस समय पे हमारा जो रेपो रेट था वो 4.4% का था। 4.4% का जो हमारा रेपो रेट था ना, वो इसलिए था क्योंकि हम चाहते थे कि हमारी ग्रोथ काफी तेजी से बढ़े, क्योंकि पेंडेमिक की वजह से बहुत ज्यादा ग्रोथ को नुकसान हुआ था। और उसके जस्ट बाद फिर हमें रेपो रेट इसलिए बढ़ानी पड़ी, क्यों, क्योंकि महंगाई पूरी दुनिया में कंटिन्यूअसली बढ़ती चली जा रही थी। अब महंगाई पूरी दुनिया में बढ़ रही थी तो उसका इंपैक्ट इंडिया में पड़ना ही था, सभी के ऊपर पड़ रहा था। तो इसी वजह से एक बहुत ही सही कदम लिया गया आरबीआई के द्वारा कि रेपो रेट को धीरे 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 करके 50 बेसिस पॉइंट्स, 25 बेसिस पॉइंट्स कर करके हर एक जो एक तरीके से मीटिंग्स होती थी उसमें इसको धीरे धीरे करके बढ़ाया गया, और 6.5% इस समय पे ये रेपो रेट है कंटिन्यूअसली, इसमें प्रेजेंट सिनेरियो की हम अगर बात करते हैं तो।
दूसरी चीज जो एक बहुत बड़ा फायदा या फिर एक तरीके से बहुत ही बड़ा समझदारी वाला स्टेप जो आरबीआई के द्वारा, आरबीआई के गवर्नर के द्वारा लिया गया, वो ये था कि जब कोविड का पेंडेमिक आया तो पूरी दुनिया ने भर भर के पैसा या फिर एक तरीके से अपनी इकोनॉमी में जो उनके जो भी सेंट्रल बैंक्स थे, उन्होंने पैसा बहुत ज्यादा लोगों को बांटा, यानी कि पैसा बहुत ज्यादा इकोनॉमी में आया, लिक्विडिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई। लेकिन इंडिया ने ऐसा नहीं किया। इंडिया ने पैसा अपने लोगों को बहुत ज्यादा नहीं बांटा, क्योंकि हमको मालूम था, या फिर ये हमारे आरबीआई के गवर्नर की सूझबूझ ही कहेंगे, कि हमें ये मालूम था कि अगर हमने पैसा लोगों को बहुत ज्यादा बांट दिया तो फिर जैसे ही ये पैंडेमिक खत्म होगा, लोगों की परचेजिंग पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होगी, क्योंकि उनके पास पैसा बहुत ज्यादा होगा, तो फिर वो महंगाई को बढ़ाएंगे। और इसी चीज को अमेरिका जैसी कंट्रीज ने निग्लेक्ट किया और फिर महंगाई कंटिन्यूअसली बढ़ती चली गई। 40 साल के सबसे ज्यादा हाई पॉइंट पे इन्फ्लेशन अमेरिका में पहुंच चुका था, ब्रिटेन में पहुंच चुका था। तो इस सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये जो हमारी सेंट्रल पब्लिकेशन है या फिर सेंट्रल बैंकिंग पब्लिकेशन है, उन्होंने ये देखा कि शक्तिकांता दास जी ने इस कोविड के दौरान और साथ ही साथ जो ये रसिया यूक्रेन का वॉर हुआ है इसके दौरान बहुत ही अच्छे तरीके से टैकल किया है किस चीज को, अपनी मॉनेटरी पॉलिसीज को, और इसलिए इनको ये अवार्ड दिया जाना चाहिए। साथ ही साथ जो हमारा सेंट्रल बैंक है ना, वो एक तरीके से और भी बहुत ही अच्छे काम कर चुका है किस चीज को लेकर के, जो डिजिटल इकोनॉमी है, कंटिन्यूअसली हमारी जो डिजिटल इकोनॉमी बढ़ रही है, डिजिटल पेमेंट्स बढ़ रहे हैं, उन चीज को लेकर के। सबसे पहली चीज एक बीच में हम आपको ये बता देते हैं कि ये पहले व्यक्ति नहीं है जिनको ये अवार्ड मिला है। जो हमारे पूर्व गवर्नर थे रघुराम राजन जी, 2015 में उनको ये अवार्ड मिल चुका है, यानी कि दूसरे व्यक्ति हैं शक्तिकांता दास जी जिनको ये अवार्ड दिया जा रहा है। साथ ही साथ जो नेशनल बैंक ऑफ यूक्रेन है वो तो हमने आपको बता ही दिया कि उसको सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा जो मैं बात कर रहा था डिजिटल पेमेंट्स की, कि किस तरीके से डिजिटल पेमेंट्स बहुत तेजी से इंडिया के अंदर में बढ़ते चले गए हैं, और साथ ही साथ जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज है ना, वो इनके कार्यकाल के दौरान बहुत तेजी से बढ़ा है। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब सीधा सा ये समझिए कि डॉलर्स से है। डॉलर्स से मतलब ये है कि हमारे पास डॉलर्स ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज, यानी कि जो हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व अगर ज्यादा है तो हम किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन में, किसी भी मतलब अनकंडीशनल परिस्थितियों में हम ज्यादा सामान खरीद सकते हैं दूसरे कंट्रीज की अपेक्षाकृत। जैसे कि इस समय पे पाकिस्तान पूरी तरीके से दिवालिया हुआ पड़ा है, श्रीलंका की हालत खराब है, बांग्लादेश की हालत खराब है। क्यों? क्योंकि इन लोगों के पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं है, फॉरेन करेंसी या फिर फॉरेन रिजर्व बचा हुआ ही नहीं है, डॉलर बचा ही नहीं है, और इस वजह से ये लोग विदेश से सामान नहीं खरीद पा रहे हैं, बहुत सी ज्यादा दिक्कतें इनको फेस करनी पड़ रही हैं। जो हम डिजिटल पेमेंट्स की बात कर रहे थे वो ये थी कि हमने जो हमारी जीडीपी है ना, उसको बढ़ाने में बहुत ज्यादा योगदान रहा है हमारे डिजिटल पेमेंट्स का। जैसे कि फोन पे हो गया, हमारा गूगल पे हो गया, जो हमारा यूपीआई है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, उसका जो ट्रांजेक्शन्स नंबर है वो 50 बिलियन का रियल टाइम पेमेंट ट्रांजेक्शन्स हुए हैं 2021 के अंदर में, जिसकी हर साल की ग्रोथ है 160%, यानी कि लगभग लगभग ट्रांजेक्शन्स 1.5 से 2 गुने से भी ज्यादा हो जाते हैं हर अगले साल में। ओके, तो इस चीज को अगर ध्यान में हम देखें तो हमें ये बात समझ में आती है कि बहुत अच्छे अच्छे स्टेप्स लिए गए हैं आरबीआई के द्वारा, जो हमारे शक्तिकांता दास जी हैं आरबीआई के गवर्नर, उनके द्वारा हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज था उसको बचाया गया, उसको धीरे धीरे बढ़ाया भी गया। साथ ही साथ जो हमारा पर कैपिटा जीडीपी था और साथ ही साथ जो हमारी जीडीपी थी, वो दोनों ही कंटिन्यूअसली पिछले 10 सालों में बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ी हैं, और 2018 के बाद भी ये बढ़ती ही चली गई, जबकि पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं रिसेशन देखा, पूरी दुनिया ने थोड़ी सी बहुत मंदी देखी और महंगाई को भी देखा। इसके अलावा जो एक चीज है वो बहुत ज्यादा मायने रखती है, और वो ये है कि शक्तिकांता दास जी ने जो हमारा जो एक तरीके से बिटकॉइन जैसी करेंसीज हैं, या फिर जिसको हम डिजिटल करेंसी या फिर क्रिप्टो करेंसी कहते हैं, डिजिटल करेंसी अलग चीज हो गई, क्रिप्टो करेंसी चाहे बिटकॉइन हो, इथेरियम हो, और भी बहुत सी जो क्रिप्टो करेंसीज हैं, उनका बहुत तेजी से उन्होंने विरोध किया है, ओपनली विरोध किया है कि आने वाले समय में ये क्रिप्टो करेंसीज कहीं ना कहीं क्राइसिस का कारण बन सकती हैं। डायरेक्ट हर एक ओपन मंच पे इन्होंने ये कहा है कि क्रिप्टो करेंसीज को या तो बैन कर दिया जाना चाहिए या फिर इसको बहुत ज्यादा तेजी से रेगुलेट किया जाना चाहिए, क्योंकि ये आने वाले समय में हो सकता है फाइनेंशियल क्राइसिस का कारण बन जाए। और हमें ये देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से सिग्नेचर बैंक डूबा है, कहां पे, अमेरिका के अंदर में, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे क्या था, एक तरीके से क्रिप्टो का भी हाथ था उसके डूबने के पीछे। साथ ही साथ क्रिप्टो का जो मार्केट प्राइस है या फिर क्रिप्टो की जो वैल्यूएशन थी वो बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड थी, बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड, मतलब हम ये समझ सकते हैं कि इतना ज्यादा ओवर वैल्यूड थी कि जिसको हम किसी भी तरीके से अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। साथ ही साथ दूसरी चीज ये है
कि इनका ये भी कहना था कि जो हमारी डिजिटल करेंसी है जिसको ये ला चुके हैं मार्केट में, यानी इंडिया अपनी खुद की डिजिटल करेंसी ला चुका है, उसको सेंट्रल बैंक के द्वारा जिसको रेगुलेट किया जा रहा है उसको प्रमोट करने की जरूरत है। बहुत ज्यादा तेजी से हमें डिजिटल करेंसी की तरफ आगे बढ़ना होगा ताकि जो हमारा नोट्स का प्रिंटिंग है उसको कम किया जा सके और डिजिटल इकोनॉमी में हमारे जो कंट्री के लोग हैं उनको लेकर के आया जा सके। तो इन सभी स्टेप्स को ध्यान में रखते हुए, इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है जिसमें गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है हमारे आरबीआई के लिए, हमारे कंट्री के लिए, कि जिस तरीके से शक्तिकांता दास जी के द्वारा आरबीआई को टैकल किया गया, कंट्री की मॉनेटरी पॉलिसीज को टैकल किया गया। तो ये थी पूरी खबर जो हम आपके लिए लेकर के आए थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।